हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि सीरत आके वहाँ पे मतलब उन दोनों को पता चल जाता है कि निशा का क्या प्लानिंग थी और वो ये सब क्यों कर रही थी। सारे घर वालों को पता चल जाता है कि ये सब एक नाटक चल रहा था और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इस बात से पूरी फैमिली बहुत खुश होती है, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो अनिका की मॉम सीरत के पास जाते हैं और कहती हैं, क्या चल रहा है ये सब, मुझे बताओगे ज़रा। तो कहती है कि मॉम 2 मिनट दीजिए आप, मैं ज़रा एक बार इससे निपट लूँ, ये जो अनिका को हाथ लगाने जा रहा था। तो उनको पीछे की साइड करती है और फिर कहती है कि हाँ मिस्टर पंकज, आप कुछ कहना चाहेंगे अब। ये जो ज़रूरत आपने अभी की है ना, ये दोबारा मत कर देना, समझ में आया आपको। 1.5 हफ्ते से देख रही हूँ अनिका के इर्द गिर्द, बहुत बर्दाश्त किया है तुम्हें, इससे ज़्यादा टॉलरेंस मेरे अंदर नहीं है, अनिका से पूछ लो, समझ आया। तो अब जो भी करना ना, बहुत सोच समझ के। तो निशा आगे आती है सीरत के पास और कहती है कि सीरत, ये क्या तमाशा है। हाँ, क्या तमाशा, क्या लगा रखा है ये। तुम्हें अच्छे से पता है ना कि आई लव यू और तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो वो ऐसे आगे आके और सीरत का कॉलर पकड़ती है और कहती है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम अनिका को छोड़ चुकी हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे करती हो। तो सीरत उसका हाथ छुड़वाती है और उसे पीछे करती है, कहती है दूर रहो यार, बेवजह की हरकतें ना करो तो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। पीछे हटो, तुमसे और प्यार हलवा है क्या, बनाया और खा लिया। प्यार है, हर वक्त हर किसी से नहीं हो सकता। पता नहीं क्या प्यार का मजाक बना के रख रखा है। तो निशा फिर से आगे आती है और इसका कॉलर पकड़ती है और उसे जोर से ऐसे झकझोरती है, कहती है क्या लगा रखा है, मतलब क्या सबके इमोशंस के साथ खेलना यही पेशा है तुम्हारा। हाँ, पहले वो माहिरा, उसके बाद अब अनिका और अब मैं, और उससे पहले भी पता नहीं कितनी लड़कियां होंगी जिसके साथ तुमने ये सब किया होगा। तो सीरत उसका हाथ पकड़ती है और उसे छुड़ाने की कोशिश करती, कहती छोड़ो यार, मेरा कॉलर छोड़ो, तुम क्या बदतमीजी, शर्ट छोड़ो मेरी। और ये कह के उसे पीछे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल पीछे नहीं हट रही होती और बाकी बल्कि वो और करीब सीरत के आ रही होती है। सीरत कहती प्लीज़, मैंने कहा ना हटो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पीछे हटो। तो ऐसे उसे जोर से मतलब धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसने बहुत टाइट उसके शर्ट पकड़ी होती है, तो वो छूट नहीं रही होती। तभी अनिका बीच में आती है और निशा के गाल पर रख के थप्पड़ देती है और उसे पीछे की तरफ करती है, कहती बस बहुत हो चुका, तुम्हें तब से बर्दाश्त कर रही हूँ जस्ट बिकॉज तुम मेरी कज़न हो, और दूसरा सीरत ने मुझे रोक रखा था, वो नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ बदतमीज़ी करूं, लेकिन अगर तुमने इनके साथ बदतमीज़ी की ना, तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। ऑलरेडी तुम इनके साथ कई बार बदतमीज़ी कर चुकी हो, ठीक है। तो अब जितना दूर हो सके उतनी दूर रहो, बहुत सुन चुकी हूँ मैं तुम्हारी। अगर यहाँ पे खड़े हुए तुम तीनों सही सलामत खड़े हो ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि तुम मेरे रिश्तेदार हो। तो निशा कहती है मैं क्या, मतलब मैं थोड़ी जानती हूँ इस लड़के को कौन है ये। कहती है अच्छा, सीरियसली तुम इसे नहीं जानती हो। निशा सोच लो, अपनी मेमोरी पे थोड़ा सा जोर डाल लो, कहीं ऐसा ना हो
कि बाद में तुम ही कहो हाँ मैं जानती हूँ, हाँ मैं जानती हूँ, हाँ मैं जानती हूँ। हाँ, सोच लो, समझ लो। निशा कहती क्या बकवास बात है, मैं नहीं जानती बोला ना। और ये सीरत ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये कह के वो सीरत की तरफ बढ़ती है उसे थप्पड़ मारने के लिए। तो अनिका बीच में उसका हाथ पकड़ती है और कहती है बोला था ना दोबारा हिम्मत मत करना। कभी नहीं, ये हक किसी का है नहीं, समझ आया? दूर रहो। उनको कोई छू भी दे मेरे होते हुए ना, हाथ तोड़ के उसका अलग कर दूंगी उसके जिस्म से। मोहब्बत है वो मेरी, मजाक नहीं है कि कोई भी इधर का उधर का उठ के आएगा और उन पे हाथ उठा देगा। तुम ऑलरेडी हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत जहर घोल चुके हो, अब पीछे हटो। तो निशा अनिका को कहती है तुम पीछे हटो, मुझे उनसे बात करनी है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हटो पीछे। ये कह के वो उसको साइड करती है और मतलब सीरत की तरफ बढ़ने लगती है। तो अनिका फिर से बीच में आती है और दोबारा रख के उसके गाल पे देती है एक पल, राइट लेफ्ट, राइट चीक्स पे, फिर से लेफ्ट पे, फिर राइट पे, फिर लेफ्ट पे, ऐसे करते हुए वो 5-6 थप्पड़ उसके गाल पे रख देती है और कहती है बहुत हुआ या अभी और चाहिए। तो सीरत फिर अनिका का हाथ पकड़ती है, कहती है पागल हो गई हो क्या, क्या कर क्या रही हो? तो अनिका बोलती है पीछे हट जाओ सीरत, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पे हाथ उठाने की, इसने इतनी हिम्मत कर भी कैसे दी, इसका हाथ अलग कर दूंगी आज मैं। तो सीरत उसे काम डाउन करते कहते हैं अनिका प्लीज, ऑलरेडी तुम उसे बहुत मार चुकी हो, बस कर जाओ यार। अनिका कहती मार नहीं चुकी, उसे जान से मार दूंगी मैं। तो सीरत उसे टाइटली पकड़ती है, कहती है प्लीज 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 मेरे लिए रुक जाओ, मैं भी तो कुछ कह रही हूँ ना, प्लीज। और अब इनका सारा कच्चा चिट्ठा तो हमारे सामने ही है ना, क्यों इतनी टेंशन ले रही हो बेबी, तुम्हारे पास हो ना। तो अनिका बोलती है क्यों? वो ऐसे सीरत की तरफ मुड़ती है और कहती है क्यों, इनकी वजह से, इसकी वजह से इतने दिन हमें दूर होने का नाटक करना पड़ा, बेवजह के ये सारे खेल रचने पड़े, इसकी वजह से उस लड़के ने मुझे टच किया, उसका टच मुझे कैसा लग रहा था पता भी है, मुझे कैसा फील हो रहा था, और इसकी वजह से मेरा प्यार इसकी बाहों में था, तुम इसकी बाहों में थी, इसके क्लोज थी, इसकी कमर में हाथ डालती थी, मुझे कैसा लगता था पता भी है। तो सीरत कहती है आई नो बेबी, तुम्हें कितना हर्ट होगा, कैसा फील हो रहा होगा, मुझे सब पता है, सेम फीलिंग तो मेरे साथ भी थी ना, वही सेम सिचुएशन तो मैं भी फेस कर रही थी ना जान। हाँ, लेकिन मैंने खुद पे कंट्रोल किया हुआ है ना, तुम भी कर लो प्लीज प्लीज मेरे लिए। क्या होगा मारपीट के, बताओ, कुछ नहीं होने वाला, जो जैसा होता है बेबी वो वैसा ही रहता है, आप बात को समझो प्लीज। और ये कह के अनिका को जोर से हक कर लेती है। अनिका भी अपना सर उसके शोल्डर पे रख लेती है और उसके गले में अपनी बाहें डाल के उसे हक कर लेती है और रोने लगती है। तभी पंकज आगे आता है और अनिका का हाथ पकड़ के उसे सीरत से अलग करता है, कहता है तुम मेरी होने वाली बीवी हो, समझ में आया, बहुत ड्रामा हो चुका है, चल के फेरे लो चुपचाप। तो अनिका अपना हाथ छुड़ाती है, कहती तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहते क्या दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें प्रपोज किया है, तुम्हारी मर्जी से शादी के लिए यहाँ बैठा हूँ, क्या ड्रामा है? हाँ, अब ड्रामा तुम बंद करो। और उसका हाथ पकड़ के उसे फेरों के लिए खींचता है। तभी सीरत उसका हाथ पकड़ती है और अनिका का हाथ उसके हाथ से छुड़वाती है और रख के जो है पंकज के गाल पर
थप्पड़ देती है और कहती है बोला था ना दूर रहना, बोला था ना, नहीं समझ में आ रहा है। तो पंकज कहता है एक लड़की होने के नाते, तुम एक लड़की हो इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ कोई फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम सर पे चढ़ रही हो। और सर पर से लोगों को कैसे उतारते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा से आता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कि मेरा हाथ तुम पे उठे, मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। तो अनिका हंसती है पीछे से, कहती है लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हो? सच में एक बार हाथ उठा के तो देखो, तुम्हें लड़की और लड़के के ताकत का अंदाजा हो जाएगा। तुमने अभी तक कोई ढंग की लड़की देखी नहीं है। चलो मैं कहती हूँ तुम हाथ उठा के तो देखो इनके ऊपर, बताती हैं तुम्हें। तो पंकज ऐसे उसकी तरफ देखता है और कहता है व्हाट डू यू मीन, है क्या इसके अंदर ऐसा जो तुम इस पे इतना फिदा हो? तो अनिका बोलती है इनके अंदर जो है ना, वो तो तू 7 जन्म ले लेगा तो भी नहीं होगा। रेस्पेक्ट करना जानती हैं सबकी, अपने जुड़े हुए लोगों की और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़े हुए लोगों की, सबकी रेस्पेक्ट करना जानती हैं। इसीलिए तुम लोग यहाँ अपने पैरों पे खड़े हो, नहीं तो अब तक ना हॉस्पिटल में होते। समझ आया? तो जितना हो सके ना दूर रहो इनसे। अभी तुम्हें आइडिया नहीं है कि वो क्या कर सकती हैं। सीरत क्या है ये मैं जानती हूँ, मुझसे जुड़े हुए लोग जानते हैं। सीरत जितना प्यार मुझे इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तो तुम किस खेत की मूली हो? जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। तो सीरत कहती है अभी कहाँ अनिका, अभी कहाँ भेज रही हो, रुको थोड़ा इंतज़ार करो। तुम्हें ये नहीं जानना कि निशा ने ये सब किया क्यों है? तो अनिका बोलती है और क्यों किया है, मेरे पापा और तुम्हारे पापा ने भेजा होगा इन्हें ये सब करने के लिए। मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि पापा करवा रहे हैं, पापा करवा रहे हैं, पापा करवा रहे हैं, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं मान रही हो। तभी अनिका और सीरत की मम्मी बोलती हैं तुम लोगों का तमाशा ख़त्म हो गया हो तो हमें भी कोई बता दो कि यहाँ चल क्या रहा है। नहीं हम क्या यहाँ मूक दर्शक बन के बैठे हैं क्या, हमारे सामने एक शो चल रहा है और हम उसे देख रहे हैं? बताओगे ज़रा हुआ क्या है? तो फिर सीरत बोलती है मॉम बताती हूँ, ये सब जो हमने किया था ये सिर्फ एक नाटक था। मेरा एंगेजमेंट अनिका से तोड़ना, उसको इतना गलत गलत बोलना, ये कहते हुए सीरत के हाथ कांपने लगते हैं। तो अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कोई बात नहीं, नाटक था ना अपने रिश्ते को बचाने के लिए। अगर उसमें तुमने ऐसा कुछ कह भी दिया है तो इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है जान। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, सराहनीय हूँ। तभी शिखा बोलती तुम लोगों का ये रोमांस बाद में कंटिन्यू कर लेना, अभी पहले हमारे दिमाग में जो उथल पुथल मची उसे शांत कर दो। तो रिहाना कहती है इन लोगों को तो मौका चाहिए बस रोमांस करने का। अभी तक इनकी लड़ाई देख देख के हम परेशान थे, अब इनका रोमांस देख देख के परेशान हो जाओ। पहले आप लोग कृपया कर दो हमारे ऊपर, थोड़ी सी रहम कर दो, रहम खा लो प्लीज़, और हमें बता दो ये सब क्या चल रहा है, हमारा दिमाग फट जाएगा नहीं तो। सीरत कहती है कि मॉम ये सब सिर्फ एक नाटक था। निशा जब से आई थी वो अजीब सी हरकतें कर रही थी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसने मुझसे कहा कि दैट ये लड़कियों को पसंद करती है। अनिका से बोला इसने कि नहीं ये लड़कियों को नहीं पसंद करती है, ये स्ट्रेट है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जो इसकी बातों, इसके एक्शन अलग होते थे, इसकी बातें अलग होती थी, दोनों का कोई मैच ही नहीं होता था, दोनों मिसमैच होती थी। और ये बात मुझे और अनिका दोनों को खटक रही थी। निशा को ये तो पता था, क्यों निशा तुम्हें ये तो पता था कि हम दोनों में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तुम्हें ये भी पता था कि अनिका को मुझ पर डाउट करने की आदत है, लेकिन तुम
ये पता करके नहीं आ पाई कि अनिका डाउट करती तो है, लेकिन वो आके मुझसे पहले उस बारे में अब बात करती है, उसके बाद वो अपना डाउट कंटिन्यू रखती है अगर मेरे पास जवाब नहीं होता है तो। और यही तुम मात खा गई। तुमने उसकी वीकनेस को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझा और उसने अपने वीक पॉइंट को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया। समझ में आया तुम्हें? तो मॉम इसको ये लगा और इसने बहुत अच्छी चाल चली। तो वो सारी चीज़ें, लॉयल्टी टेस्ट वगैरह की बातें जो निशा ने अनिका को बोली होती है, जो निशा ने हरकतें सीरत के साथ की होती हैं, वो सारी बातें वो सबको बताती है। फिर कहती है जब अनिका को लॉयल्टी टेस्ट के लिए सीरत इसने निशा ने बोला था तो अनिका रूम में आई थी और उसने देखा मुझे फीवर है, तो वो मेरे साथ ही थी, लेकिन जब हॉस्पिटल से कॉल आया तो वो जाने लगी। तो वो जाने से पहले मुझे बोल के गई थी और बता के गई थी कि निशा ने उससे क्या क्या कहा है। हमने तभी प्लान कर लिया था कि हम इस नाटक को कंटिन्यू करेंगे। निशा जैसा चाहती है बिल्कुल वैसा करेंगे, क्योंकि अनिका का मानना था कि निशा को हम लोगों के फादर ने भेजा है और मेरा मानना था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि किसी लड़की को भेज के ये सब कराना, जो गलती वो एक बार पहले कर चुके हैं वही सेम मिस्टेक वो दोबारा तो नहीं करेंगे। मुझे इस बात पे कॉन्फिडेंस था और अनिका मान रही थी कि नहीं, ये उनके पापा ने किया है, हम लोगों के पापा ने किया है। तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी हो गया था कि निशा अपने दिमाग में क्या खिचड़ी पका के लेके आई और वो ये सब क्यों कर रही है। जबकि वो अनिका के मॉम से सीरत बोलती है कि जबकि आपको भी पता है ना मॉम कि निशा अनिका से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। भले ये लोग आपस में बात ना करते हों लेकिन इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। ये बात आपने ही मुझे बताई थी एक बार। तो फिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से निशा को ये सब करना पड़ रहा था, और सिर्फ डैड के कहने पे? ये बात मुझे हजम ही नहीं हो रही थी कि जो लड़की अपनी कज़न को इतना चाहती हो कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, घर में झूठ बोला हो, इसके लिए पैसे चुराए हो, कई चीज़ें इसने अनिका के लिए ऐसी की हैं। तो जो है अब वो ऐसा क्यों करेगी सिर्फ और सिर्फ अनिका के पापा के कहने पे? ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। बात कुछ बड़ी थी जो निशा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसकी शायद लाइफ से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा ना चाहते हुए भी। लेकिन निशा बहुत शातिर थी, उसने हर एक चीज़ इस तरीके से प्लान की थी कि हमें कहीं से कोई प्रूफ मिल ही नहीं रहा था। इतनी लड़ाई झगड़ा करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी कहीं से निशा के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। और तभी जब अनिका जा रही थी ऑफिस के लिए, पंकज का इसकी गाड़ी से एक्सीडेंट होना, सेम साइड पे, वन साइडेड रोड जो एक सिंगल लेन है, सेम तरफ से इंसान जा रहा है, रेड लाइट है सामने, और फिर भी आके वो गाड़ी ठोक देता है, गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फिजी थी, बहुत ज़्यादा अजीब साउंड कर रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद चलो मान लिया एक्सीडेंट हो भी गया होगा, ये इसी के हॉस्पिटल में इसका सीनियर डॉक्टर निकलता है, कोइंसिडेंस? सीरियसली? चलो ये भी मान लिया कोइंसिडेंस होगा। देन ये होने के बाद
इसको डेट पे ले जाना और 1 हफ्ते के अंदर इससे शादी की बात करना, बिना इसके फैमिली के बारे में जाने, बिना इसके बारे में जाने, बिना इसके दोस्तों के बारे में जाने, ना इसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानता था, ना इसकी पसंद नापसंद, कुछ नहीं। 1 हफ्ते में कोई लड़का कैसे शादी के लिए रेडी हो जाएगा? अरेंज मैरिज भी नहीं है कि चलो माँ बाप ने कहा तो रेडी हो जाओ। जब आप किसी को पसंद करके शादी कर रहे हो तो उसके बारे में तो जानते हो ना। और हर लड़का हर लड़की, मतलब कोई भी हो, अगर कोई एक रिलेशनशिप में आता है तो पहले वो एक अच्छे अच्छे मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है अपने पार्टनर के साथ। एकदम से शादी कोई नहीं करता। पंकज ने यही गलती की। उसने 1 हफ्ते के अंदर अनिका को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। और तभी मेरा दिमाग चलने लगा कि ज़रूर कुछ बहुत बड़ी बात है। मुझे और अनिका के रिलेशनशिप को इतना टाइम हो गया, मैं अभी तक उससे शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। अभी भी मुझे 10 बार सोचना पड़ता है उससे शादी के लिए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ता है, इतना प्यार होते हुए भी। ये कैसे 1 हफ्ते के अंदर तैयार हो गया? तो अनिका ऐसे घूर के सीरत की तरफ देखती है, कहती क्या बोला तुमने? तुम्हें मुझसे सोचना पड़ेगा शादी के लिए? तो सीरत कहती है कि 1 मिनट चुप रहोगी, या पहले हम अपना कर लें, इनका बाद में निपटाते हैं, ठीक है? आ जाओ यहाँ बैठो, पहले हम दोनों लड़ाई कर लेते हैं। तो अनिका बोलती तुम्हें बाद में बताती हूँ, कंटिन्यू करो तुम। तो सीरत बोलती है कि देख लो अभी से, बाद में बताएगी। तो अनिका बोलती बोला ना कंटिन्यू करो। तो सीरत बोलती है तो हाँ कर रही हूँ। तो वो कहती है कि फिर अनिका से मेरी इस बारे में बात हुई रात को, जब निशा सो जाती थी तब हम टेरेस पे मिलते थे दोनों, सबसे छुप के। और उसी समय मैंने कहा था कि कुछ बात ज़रूर है। और मेरे कहने पे ही अनिका ने पंकज को डिनर पे बुलाया था, क्योंकि मैंने ही अनिका को बोला था। मैंने जब पंकज के बारे में पता किया तो पंकज निशा के गांव का ही निकला। जहाँ निशा रहती है पंकज भी वहीं रहता है। तो मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी आने लगी कि ज़रूर कुछ बात है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। और तभी मुझे क्लियर हुआ कि ये हमारे पापा ने नहीं किया है, यहाँ बात कुछ और है। और फिर इसको डिनर पे बुलाया गया, और डिनर पे जो हुआ वो आप सब जानते हैं। फिर भी हमें कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था कि पंकज का निशा से क्या रिश्ता है, क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और तभी पंकज ने एक गलती कर दी अपनी स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में, कि उसने जानबूझ के अपने कपड़ों पे कुछ गिरा लिया। और उसी टाइम मैंने अनिका को अपने पास बुला लिया। और अनिका और मेरा जो रूम है उसमें मैंने ऑलरेडी एक कैमरा फिट कर रखा था। और वहाँ इन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई वो हमने सुन ली। तभी हमें क्लियर हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और ये दोनों यहाँ पे किसी और वजह से आए हैं। अंकल ने नहीं भेजा है। लेकिन अनिका फिर भी मानने को तैयार नहीं थी, तो मुझे और प्रूफ इकट्ठे करने थे, नहीं तो ये बात कल ही मैं ओपन कर देती। अनिका को फिर भी ये लग रहा था कि हमारे पापा ने ये सब किया है। तो फिर मैंने निशा के बारे में पता किया। निशा के बारे में पता करने पे, और कल इसने जो पंकज से बात की उसमें एक नाम सामने आया, रवि, जो ये खड़ा है। तो आप लोग ये नहीं जानना चाहोगे रवि कौन है? तो आंटी बोलती है अब रवि कौन है? तो कहते हैं रवि इसका लवर, निशा का, इसका बॉयफ्रेंड। और पंकज जो है वो इसका भाई है रवि का। पंकज जो है बचपन से अनिका को पसंद करता है। अनिका जब जब इनके घर जाती थी, ये लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, तब से पंकज अनिका को पसंद करता था और वो इससे शादी करना चाहता था।
तो रवि ने ये शर्त रखी थी कि जब तक अनिका की शादी पंकज से नहीं होगी वो निशा से शादी नहीं करेगा। और निशा रवि को बहुत प्यार करती है, वो उसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए निशा ने ये सब ड्रामा किया। लेकिन पंकज को ये नहीं पता था कि अनिका मुझसे प्यार करती है। और जब पता चला तो उसने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, बट निशा ने जब ये देखा कि पंकज पीछे हटेगा तो उसे ये डर हो गया कि रवि इसे छोड़ देगा, इसलिए इसने पंकज को ज़बरदस्ती मना लिया इससे शादी करने के लिए। तो निशा ने जो कुछ किया अपने प्यार को पाने के लिए किया। लेकिन निशा, प्यार में इतना अंधा नहीं हुआ जाता। जब कोई इंसान आपसे प्यार करता है ना, तो आपके सामने आपके प्यार को पूरा करने के लिए शर्त नहीं रखता। अगर मैं अनिका से प्यार करती हूँ और मेरे घर में कोई और किसी और इंसान से इसके घर में प्यार करेगा और मेरे सामने ये शर्त रखेगा कि नहीं पहले मेरी उससे शादी कराओ तब मैं तुमसे करूँगा, अगर अनिका या मैं ऐसी शर्त एक दूसरे के सामने रख दें तो ये प्यार नहीं होता निशा। और तुम जिस लड़के के लिए इतना मर रही हो, तुम इसके बारे में कुछ जानती भी हो? पास में रहते हो ना तुम लोग, हाँ? और तुम दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस का है ना। जो तुमने उस समय मुझे बताया था अपनी गर्लफ्रेंड को लगा के, वो सब रवि के बारे में बताया था ना तुमने। मैंने सब पता कर लिया है, सब कुछ। रवि ऑलरेडी जहाँ रह रहा है वहाँ वो शादी कर चुका है किसी और के साथ। और तुम्हें बिलीव ना हो तो ये रही पिक्स। सीरत अपना फ़ोन निकालती है और उसे सारी पिक्स दिखाती है। तो जब निशा ये देखती है तो वो बहुत रोने लगती है और वो रवि में खींच के थप्पड़ मार देती है। कहती तुम्हारी वजह से मैंने ये सब किया और तुमने। तो रवि वहाँ ऐसे चुपचाप खड़ा रहता है, कहता है मुझे मेरे भाई की खुशियाँ चाहिए थी। तो अनिका आगे आती है और वो भी रख के रवि के गाल पे थप्पड़ रखती है। कहती है अपने भाई की खुशियों के लिए तुम दूसरों की खुशियाँ उजाड़ दो। निशा ने तुमसे कितना प्यार किया वो तुम्हें नहीं दिखाई देता है? तुम्हारे लिए वो मेरी दुश्मन बन गई। सीरियसली तुम, क्या कहा जाए। ये कह के वो फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन निशा उसे रोक देती है। कहती है जाने दो अनिका, इसने मुझसे प्यार नहीं किया लेकिन मैंने इससे बहुत प्यार किया है और मेरे सामने तुम इस पे हाथ उठाओगी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जाने दो, छोड़ दो इसे, जाने दो प्लीज़, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। तो अनिका कुछ नहीं बोलती। सीरत भी उसे पकड़ लेती है अनिका को और कहती है जाने दो यार, जिसका गुनहगार है जब वही कुछ नहीं कहना चाहता तो तुम क्यों। कहती यार वो कज़न है मेरी, मुझे तो अब पता चल रहा है कि उसने अपने प्यार के लिए ये सब। लेकिन निशा तुमने गलत किया यार, अपने प्यार को पाने के लिए दूसरे की जिंदगी में आग लगाने चली थी। छोड़ो यार। तो निशा उससे कहती है आई एम सॉरी, आई नो मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं तो अपनी ये शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगी। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अनिका उसे आवाज़ लगाती है लेकिन निशा बिल्कुल नहीं रुकती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। पंकज भी वहाँ उसे सॉरी बोलता है सबको और वहाँ से चला जाता है। और रवि भी वहाँ से फिर चला जाता है। लेकिन अनिका को निशा के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा। तो फिर सीरत अनिका को थोड़ा संभालती है, उसे चुप उप कराती है। तो अनिका उसे पीछे धक्का दे देती है। कहती है हाँ अब ज़रा तुम बताओ क्या कह रही थी, तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए सोचना पड़ेगा, हाँ बोलो। तो बोलती नहीं ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? कहती अच्छा तुमने ऐसा नहीं कहा, ठीक है ओके मैंने मान लिया तुमने ऐसा नहीं कहा, चलो अभी बैठो शादी करो मुझसे, इसी मंडप में शादी होनी चाहिए। तो वहाँ जितने लोग खड़े रहते हैं, रेहाना आशिका दोनों मॉम्स, वो दोनों ऐसे देखती हैं सीरत की तरफ कि सीरत का रिएक्शन अब क्या होगा। तो सीरत ऐसे चुपचाप खड़ी होती, कहती कि अभी? तो कहती हाँ अभी, मंडप तैयार है, सामान तैयार है, दुल्हन तैयार है, दूल्हा तैयार है, चलो बैठ जाओ फटाफट शादी करो।
तो सीरत कहती है बेबी ऐसे थोड़ी करूँगी, मैं तो डेस्टिनेशन शादी करूँगी ना तुम्हारे साथ, ऐसे थोड़ी होता है। तो अनिका बोलती है क्या ड्रामा लगा रखा है, शादी करो बैठो यहाँ पे। तो अनिका सीरत ऐसे पीछे होने लगती, कहती है अरे मेरी बात सुनो, मैंने अपनी शादी के लिए बहुत सारे सपने देखे हैं, ऐसे थोड़ी शादी करूँगी। तो उसकी फैमिली भी कहने लगती है क्यों नहीं करोगी तुम शादी ऐसे, हाँ क्या हो गया, शादी तो करनी है, कर लो फटाफट, चलो आ जाओ यहाँ बैठ जाओ। डेस्टिनेशन शादी में क्या करना है, रिसेप्शन कर लेंगे, डेस्टिनेशन। तो सीरत कहती है अरे आप लोग कहाँ मतलब बहती गंगा में हाथ धो रहे हो भाई, आप लोग पीछे रहो, ऐसे नहीं होता। अनिका प्लीज़ प्लीज़ बात सुनो मेरी, मैंने बहुत बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, ऐसे थोड़ी ना तुम किसी और के लिए तैयार होके आई थी यहाँ पे और अब मेरी दुल्हन बन जाओगी, ऐसे नहीं होता, खड़ी हो यहाँ से। तो अनिका ऐसे खड़ी होती है और सीरत की तरफ जाती है और उसका कॉलर पकड़ती, कहती है तुम मुझे बताओ तुम्हें क्यों सोचना पड़ रहा है मुझसे शादी करने के लिए, तुम्हारा कोई प्लान तो चेंज नहीं है, तुम कहीं सच में तो किसी और के साथ। तो सीरत कहती है नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं है। तो सीरत कहती है, अनिका कहती है अब भी शादी करो मुझसे, मुझे नहीं पता। तो सीरत बोलती है मेरी जान मेरी बात तो सुनो यार, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, देखो अभी नहीं। तो अनिका बोलती है मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ। तो कहती है यार मुझे सोचने तो दो, 1 मिनट, मुझे 1 दिन का टाइम तो दो। तनिका कहती है अच्छा तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए सोचना पड़ेगा, तुम सोचती रहो, मैं जा रही हूँ, मैं किसी और को ढूंढ लूँगी। ये कह के अनिका वहाँ से जाती है, गाड़ी में बैठती है, सीधे घर चली जाती है। सीरत ऐसे पीछे खड़ी होकर उसे देखती रहती, कहती है हाय तौबा, फिर से मनाना पड़ेगा, अब क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी से मनाने में ही कटेगी। तो ऐसे करती है। तो उसकी फैमिली हंसती है, कहती है शादी वैसे क्यों नहीं की, कर लेनी थी। तो सीरत कहती है मॉम मैं शादी कर लूँ उससे, लेकिन अभी उसका करियर स्टार्ट हुआ है, एक बार वो इस्टेब्लिश्ड हो जाए ना, और मेरा काम, मुझे उसके लिए एक नया घर लेना है, इसी घर में शादी कर लूँ क्या, उसे एक अच्छी लाइफ देनी है, थोड़ा सा मुझे सेटल होने दो, अभी मेरा लोन नहीं कंप्लीट हुआ है, लोन का पैसा जाने दो, 1-2 टेंडर है मेरे हाथ में, वो सब कंप्लीट होने दो, मैं उससे पीछे थोड़ी हट रही हूँ शादी करने से, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, और अभी उसके पापा को मनाना है, सबसे बड़ी बात ये है, बिना उसके पापा की मर्जी के नहीं कर सकती मैं ये। आपको भी पता है वो अपने पापा से कितना प्यार करती है, वो बस हमें शो नहीं करती, उसे बहुत दर्द होता है, उसके पापा को मनाए बिना इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते ना, आप सोचो ना प्लीज़, वो बच्ची है, हम तो बच्चा नहीं बन सकते। तो फिर अनिका की मॉम आगे आते हैं और उस सीरत के फॉरहेड पे किस करते हैं, कहते हैं तुम्हारे जैसा पार्टनर जिसकी लाइफ में होगा ना, वो लड़की हमेशा खुश रहेगी, मेरी लड़की बहुत लकी है कि तुम जैसी पार्टनर उसे मिली है। कहते हैं अच्छा चलो, अब सीरत कहती है अच्छा चलो, बहुत इमोशनल ड्रामा बहुत हो गया, इतने दिनों से ना इमोशनली चल रहा है, मेरा दिमाग खराब है, चलो अब जाके आपकी लड़की को मनाऊं, जैसी आप हो ना सासू माँ तेज तर्रार, वैसे ही वो है। तो उसकी तो उसकी सास बोलती है देखा इसको, ये मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। कहती है अरे सासू माँ आप इतनी हॉट हो ना, तो मैं क्या करूँ, आपकी लड़की मुझे पहले मिल गई, आप पहले मिली होती ना तो बात ही अलग थी। तो उसकी माँ उसके ऐसे रख के देती है, कहती है बहुत बकवास हो गई, चलो यहाँ से अब। तो उसको लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो जब सीरत घर पहुँचती है, अनिका रूम में बैठी होती है, तो अनिका के पास जाती है, कहती है प्लीज़ सुनो मेरी बात, आई लव यू जान। तो अनिका उसे पीछे धक्का दे देती, कहती दूर रहो, मुझसे बात भी नहीं करना। तो कहती अच्छा मैं क्या करूं बताओ, जो करोगी ना, जो पनिशमेंट दोगी वो मंजूर है, फिर मैं तुम्हें समझाती हूँ मैंने शादी क्यों नहीं की। तो कहती मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें पनिशमेंट चाहिए ना, चलो 100 सिटअप्स लगाओ अभी के अभी, 100 सिटअप्स। तो जैसे ही सीरत सुनती है 100 सिटअप्स, तो उसका तो भाई उसका तो ऐसे पसीने आने लगते, कहती क्या 100? तो कहती हाँ प्यार करती हो ना तुम मुझसे, 100 सिटअप्स लगाओ अभी के अभी फटाफट। शादी नहीं करनी थी ना, सोचना था ना मुझसे शादी करने के लिए, 100 सिटअप्स तुरंत के तुरंत। तो सीरत ऐसे चुपचाप खड़ी होती है और सोच रही होती है 100 सिटअप्स में तो मेरी जान निकल जाएगी। देखते हैं आगे दोस्तों, क्या सीरत अपनी पनिशमेंट पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अनिका को कैसे मनाती है, ये तो आगे के पार्ट में पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।